जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं एक नए बुक के मास्टर वीडियो में। तो ये जीए सूत्र है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा चला है। क्विक रिवीजन एग्ज़ाम से ठीक पहले ये देख के जाना बहुत अच्छा रहेगा। इसमें देखिए कि हर सब्जेक्ट को इसमें चैप्टर वाइज बनाया गया है। इतिहास, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक, जीके, तो सभी हम लोग देखेंगे लोग एक एक करके। एक सप्ताह में ये किताब ख़त्म हो जाएगा और साथ में और भी किताब का जो मास्टर वीडियो आ रहा है तो वो आते रहेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, भारतीय इतिहास। तो इसमें 3 भाग है, तो 3 भाग में देख लिया जाए। उसके बाद भूगोल देखना है, फिर जितना भी सब्जेक्ट है सभी देखना है एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला इसमें जो चैप्टर है प्राचीन इतिहास है, तो प्राचीन इतिहास पहले देख लिया जाए। तो देखिए प्राचीन इतिहास, लिपि यहाँ पे दिया है ब्राह्मा लिपि। तो देखिए कि मौर्य सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेखों में सबसे पहले तो ये चैप्टर आप देखिए कि ये पुरातात्विक स्रोत है, तो ये आपको थोड़ा सा आपको समझना है। इसमें क्या होता है, अभिलेख। पुरातात्विक का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग इतिहास का मतलब क्या होता है कि बीता हुआ कल हम लोग जानते हैं लोग, उसी के बारे में पढ़ते हैं लोग, उसी के बारे में समझते हैं लोग। तो बीता हुआ कल कैसे जाना जाता है, तो बहुत सारा तरीका होता है। एक तो मौखिक जाना जाएगा, लेकिन मौखिक कब तक जाना जाएगा, जब कोई जीवित व्यक्ति रहेगा तब तक, या कहानी के रूप में जाना जाएगा। लेकिन देखिए कि स्रोत के आधार पे जो सबसे प्रमुख या पुष्टि करता है इतिहास का, वो होता है अभिलेख, खुदाई से प्राप्त अवशेष, स्मारक, चित्रकला और मूर्तियाँ और सिक्के, ये सब होता है। उस शासक के बारे में बताता है या उस समय के जो भौगोलिक स्थिति होता है उसके बारे में बताता है। तो एक एक करके सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभिलेख के बारे में। तो देखिए कि अभिलेख क्या होता है। तो एक चीज़ हमको आप बताइए कि अभी मान लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री अगर अपने नागरिकों को कोई सूचना देना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी रेडियो पे या टीवी पे आके क्या वो अपना मन के बात हो या कोई भी ये प्रस्तुति करते हैं, तो हम लोग जान जाते हैं लोग कि आगे क्या करना चाहते हैं, या पेपर ऊपर में सूचना मिलता है। लेकिन उस समय तो ऐसा कोई भी हथियार नहीं था उस समय के शासक के लिए। तो वो क्या करता था लोग, अभिलेख के रूप में सूचना देता था लोग अपने आम नागरिकों को। अभिलेख क्या होता है, तो एक मान लीजिए कि जो स्लेट होता है, स्लेट कभी ना कभी आप पढ़े होंगे बचपन में, तो वो स्लेट पर क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो वैसे ही पत्थर का बड़ा बड़ा स्लेट बनाया जाता था, और जो जैसे कि आज के डेट में पंचायत भवन हो गया या ऐसा जगह हो गया जहाँ पे आम व्यक्ति भी जा सकता है, तो वहाँ पे लिखवा दिया जाता था उस लाइन में नोट करके कि ये आगे होना है। तो आम व्यक्ति भी जान जाते थे लोग कि राजा का आगे का काम क्या होगा। तो इस प्रकार देखिएगा कि ये आपका अभिलेख होता है। तो ये देखिएगा कि एशिया माइनर का बोगजोई अभिलेख, ये तुर्की सबसे पहली बार वहाँ मिला था। और समय अवधि का बात किया जाए तो 1400 ईसा पूर्व में मिला है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासय वैदिक देवताओं के नाम का उल्लेख वहाँ पे मिलता है। तो ये आपको याद रखना है कि पहला अभिलेख कहाँ मिला था। लेकिन पहली बार अगर लिखित अभिलेख देखिएगा कि जो अच्छी तरीक़े से जानकारी है कि किस शासक का है, तो अशोक ने शुरू किया था। तो ये आपको याद रखना है, दोनों में समझना है। एक इसमें तो राजा के बारे में ये सब के बारे में नहीं मिलता है, लेकिन अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नक्षत्र जैसे देवताओं का नाम मिलता है। लेकिन प्रचलन लेके कौन है, तो अशोक लेके आता है। तो ये तो अभिलेख समझगा। खुदाई से प्राप्त अवशेष अगर देखा जाए तो ये तो आप समझते हैं कि खुदाई से बहुत सारा पत्थर, सिक्का, ये सब मिलता है, तो उसी को बोला जाता है स्मारक भवन। और ये देखिएगा तो ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद बात किया जाए कि मौर्य वंश के अभिलेख के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो इसे भी थोड़ा सा देख लिया जाए। देखिए कि मौर्य वंश में 2 लिपि मिला है। लिपि का मतलब क्या होता है, लिखावट होता है। तो ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि यहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए कि खरोष्ठी बाएं से दाएं लिखा जाता है, ब्राह्मणी दाएं से बाएं लिखा जाता है। तो ये आप थोड़ा सा दोनों में अंतर याद रखिएगा। मौर्य वंश देखिएगा कि ब्राह्मणी लिपि मौर्य सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेखों की लिपि
मिलता है ब्राह्मणी लिपि में। और देखिए कि जेम्स प्रिंसेस ने मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख की ब्राह्मणी लिपि में पढ़ने का सबसे पहली बार ये अच्छी तरीक़े से सफलता हासिल किया और ये 1837 में सफलता प्राप्त किया गया। तो ये आप याद रखिएगा। और इसमें ब्राह्मणी लिपि और यूनानी अरमाइक, ये खरोष्टी, ये सभी लिपि मिलता है। और भाषा का बात किया जाए तो प्राकृतिक हो जाएगा। समय अवधि लगभग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व। खोज देखिए जे टेफेनेथियर थे जो 1750 में इसे खोज करते हैं, लेकिन पढ़ने का काम जेम्स प्रिंस के द्वारा किया जाता है। खरोष्टी लिपि का बात कीजिएगा तो ये शहबाजगढ़ी एवं मानसेरा अभिलेख की लिपि मिला है, वहाँ से शहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख की लिपि से। तो ये आप याद रखिएगा। अभिलेख हो गया, खुदाई से प्राप्त के बारे में समझ लिए। स्मारक और भवन, तो स्मारक का मतलब हम आपको समझाएं अभी। स्मारक या भवन, जो भवन तो आप जानते हैं कि बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग ये सब होता है, तो उससे भी हम लोग को इतिहास का पुरातात्विक सर्वेक्षण का दर्शन मिलता है। जैसे देखिए कि अभी पटना में कुसुमपुरा में अशोक का मौर्यकालीन ऐसा शासक जो अशोक सबसे महान रहता है, उसका महल मिला है। और वो महल देखिएगा कि लकड़ी और पत्थर से मिलके बना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कुसुमवाड़ा में जो मिला है महल अशोक का, वो किससे मिलके बना है, तो लकड़ी हो जाएगा। और साथ में याद रखिएगा कि पत्थर का उपयोग किया गया है। और इसके बाद चित्रकला मूर्तियों के बारे में तो हम लोग समझते ही हैं। चित्रकला तो देखे होंगे आप, और मूर्ति भी देखे होंगे। और देखिए कि सिक्का, तो सिक्का भी हर शासक का अपना एक पहचान पत्र होता है कि किस प्रकार का शासन चल रहा था। जैसे कि आप देखिएगा कि सातवाहन जो शासनकाल था, तो यहाँ पे जो सिक्का चलाया गया था, ये सीसा का सिक्का चलाया गया था। तो ये भी थोड़ा सा आप देखिएगा। और कनिक्स, ये सब देखिएगा कि सोना, ये सब का सिक्का चलाते हैं लोग। गुप्त वंश में भी बहुत सारा सिक्का चलता है, मौर्य वंश में भी चलता है, तो वो तो आगे मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे सिक्का के बारे में देखिएगा कि सिक्का से भी उस समय का इतिहास पता चलता है। और देखिएगा कि अभिलेख में ये अन्य प्रमुख अभिलेख जहाँ से क्वेश्चन आता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। हाथी गुफा अभिलेख पूछेगा कि ये कहाँ पे है, तो उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा में ये मिला है। और ये लिपि ब्राह्मणी लिपि में है, प्राकृतिक भाषा में है। तो लिपि अलग होता है, लिखावट होता है। और भाषा तो आप जानते ही हैं कि जिसे वहाँ के आम व्यक्ति बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे भाषा बोला जाता है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, ये जूनागढ़ को ही गिरनार अभिलेख बोला जाता है। ये आपका गुजरात में है, बहुत फेमस ये क्वेश्चन बनता है और बार बार आता है। विशुद्ध रूप में देखिए कि संस्कृत में लिखी प्रथम अभिलेख है, तो ये आप याद रखिएगा। मंदसौर अभिलेख, ये आपका मध्य प्रदेश में मिलता है। ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए प्राग प्रस्थि यानी प्राग अभिलेख जो उत्तर प्रदेश में है। गुप्त वंश के शासन, समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों को संपूर्ण विवरण यहाँ से प्राप्त होता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ से मिलता है। देखिए कि समुद्रगुप्त ऐसा शासक हुए जो कभी भी युद्ध एक भी नहीं हारे हैं। और समुद्रगुप्त को देखिए भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि भारत का नेपोलियन कौन है, तो समुद्रगुप्त है। भीतरी अभिलेख उत्तर प्रदेश में ये मिला है। और देखिए कि ये नागर शैली का अभिलेख यहाँ पे भीतरी ये मंदिर यहाँ पे मिला है जो नागर शैली का है। ये तो हम लोग अभिलेख पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। महरौली ये कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। चंद्रगुप्त द्वितीय वंश से यहाँ पे संबंधित यहाँ पे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और देखिए कि एक 14 फीट के लोहे का एक खंभा भी मिला है जो चंद्रगुप्त से जोड़ के देखा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बिलसर अभिलेख, ये आपका उत्तर प्रदेश में है, कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा और आगे देखा जाए तो देखिए कि साहित्य स्रोत यहाँ से समझना है। तो साहित्य क्या होता है, तो किताब में लिखा होता है जो इतिहास हो या कोई भी, ये आपका समझा मतलब किताब में जो भी हो, राजा का कहानी हो या कोई वेद हो या कुछ भी हो, तो वो सब साहित्य स्रोत ही होता है।
तो ये देखिएगा कि आपका साहित्य स्रोत का अगर बात किया जाए तो धर्मांतर साहित्य और लौकिक साहित्य, जो धर्म पे आधारित हो और लौकिक हो तो उसे ये बोला जाता है। और अगर धार्मिक साहित्य का बात किया जाए, अच्छा देखिए, धार्मिक साहित्य में ये धर्म के बारे में, ये सब के बारे में बताया जाता है। और धर्मोत्तर साहित्य या लौकिक साहित्य ये धर्म से अलग जो होता है उसे बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि सबसे पहले यहाँ पे ब्राह्मण साहित्य के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि वेद, तो वेद के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद हैं। और चारों वेद के अगर बारे में आगे तो दिया ही होगा, थोड़ा सा अगर हम बताएं तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और उसके बाद देखिएगा कि सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। तो ये याद रखिएगा, सामवेद गायन वाला वेद है, यजुर्वेद मंत्र जंत्र ये सब वाला वेद है। तो ये सब आपको याद रखना है। और देखिए कि इसका अगर उपवेद का बात किया जाए तो 4 उपवेद है, और उपनिषद है, और षड्यंत्र दर्शन है, पुराण 18 है। तो ये सब याद रखिएगा। तो उपवेद में अगर देखिए तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, और अर्थवेद का शिल्पवेद, इसे महान वेद के नाम से भी जाना जाता है। जादू टोना जितना देखिए सब अर्थवेद में मिलेगा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अब साहित्य स्रोत के बारे में अगर बात किया जाए तो एक तो आपका धार्मिक स्रोत हो जाएगा, और दूसरा देखिएगा कि धर्मोत्तर, यानी कि जिसमें धर्म के बारे में ना हो। तो धार्मिक साहित्य पहले देखा जाए तो देखिएगा कि ब्राह्मण साहित्य और ब्रह्मोत्तर साहित्य ये 2 भागों में बांटा गया है। ब्रह्मोत्तर साहित्य में देखिए जिसमें आपका बौद्ध साहित्य आ जाएगा और जैन साहित्य आ जाएगा। बौद्ध साहित्य में देखिएगा कि सूत पिटक, अधिधम पिटक, महावंश, कथावस्तु, दिव्यदान, विनय पिटक, दीपवंश, मिलिंद पन्हो, जो मिलिंद और पन्हो का ये क्वेश्चन प्रश्न और उत्तर है, ललित विस्तार, बुद्ध चरित। तो इतना ये है, ये जरूर याद रखिएगा। सोम पिटक, अधिधम पिटक, महावंश, कथावस्तु, दिव्यदान, और विनय पिटक, दीपवंश, मिलिंद पन्हो, ललित विस्तार, बुद्ध चरित। तो ये सब आपको याद रखना है। दिव्यवन देखिए कि ये महायान संप्रदाय से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म देखिए कि बाद में 2 भागों में बढ़ जाता है, एक हीनयान और महायान। तो ये देखिए कि उससे ये संबंधित है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा बौद्ध धर्म में कि हीनयान और ये क्या है। और देखिए कि ललित विस्तार जो है ये महायान संप्रदाय से संबंधित है। लेखक देखिए कि अश्व घोष बौद्धों के रामायण के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखा गया है, तो अश्व घोष के द्वारा, और इसे बौद्ध के रामायण के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर जैन धर्म का बात किया जाए तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछेगा कि कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म कल्पसूत्र हो जाएगा, भद्रा बाहु चरित्र हो जाएगा, परिशिष्ट पर्व हो जाएगा, भगवती सूत्र, आचार राग सूत्र, आदि पुराण और उत्तर पुराण, ये सभी संबंधित है किससे, तो ये सभी संबंधित है जैन धर्म से। कल्पसूत्र के बारे में अगर बात किया जाए तो ये जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास यहाँ से मिलता है, और 16 महाजनपदों का उल्लेख भगवती सूत्र में मिलता है। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। आचार राग सूत्र जैन भिक्षुओं के द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लेख इसमें मिलता है। तो ये आप याद रखिएगा। जैसे विनय पिटक, सूत पिटक, ये अधिधम पिटक, ये क्या है, ये बौद्ध धर्म का नियम कानून ही है। वैसे ही इसमें नियम कानून आपका मिलता है आचार राग सूत्र में। तो ये आप याद रखिएगा। धर्मोत्तर साहित्य में देखिएगा कि ऐतिहासिक ग्रंथ आ जाएगा, विशुद्ध साहित्यात्मक रचना आ जाएगा, विदेशी विवरण और जीवनियाँ आ जाएगा। तो ये सब आप याद रखिएगा। जिसे देखिए कि इंडिका जो किताब है तो ये इसी के अंतर्गत आएगा, धर्मोत्तर साहित्य के अंतर्गत। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा वेद के बारे में समझा जाए। तो वेद तो आप जानते हैं कि 4 वेद हैं, और इसके बारे में एक एक करके जाना जाए। 4 वेद में कौन कौन है, तो एक ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेदों में से वेद है ऋग्वेद, और उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। तो ऋग्वेद के बारे में जो तथ्य है उसको देख लिया जाए।
देखिएगा कि ऋग्वेद जो है त्रिक शब्द का अर्थ होता है छंद और चरणों से युक्त मंत्र। तो ये आप याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि त्रिक का मतलब क्या होगा। तो छंद एवं चरणों से मुक्त जो होता है उसे त्रिक बोला जाता है। ऋचाओं में बौद्ध वेद है, तो ये आप याद रखिएगा। और सबसे प्राचीन देखिएगा कि विशालतम वेद है ये, तो सबसे प्राचीन तो है ही और सबसे विशाल भी वेद है। इसमें कुल 10 मंडलों में ये बांटा गया है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है। कुल सूक्ति 1028 है। और द्वितीय देखिए कि बालिखिल सूक्त सहित, तो ये आप याद रखना है। ऋचाएँ 10,580 है। सबसे अंत में जोड़े गए मंडल पहला एवं 10वां है, तो ये आप याद रखिएगा। सबसे बाद में जो जोड़ा गया पहला और 10वां मंडल जोड़ा गया। सबसे छोटा मंडल दूसरा मंडल है। रचना काल देखिए कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के मध्य ये सभी जोड़ा जाता है इसमें। यज्ञ कराने वाले को पुरोहित या होत्रु बोला जाता था या होता बोला जाता था, तो ये आपको याद रखना है। ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौशाम्बी है, तो ये आपको याद रखना है। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा देखिए कि यजुर्वेद के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो यजु शब्द का मतलब क्या होता है? यज्ञ होता है। यज्ञ संबंधित सूक्तों एवं संग्रह यज्ञों के नियमों अथवा विधानों का यहाँ पे संकलन मिलता है। कर्मकांड प्रधान वेद है, तो ये कर्मकांडीय वेद के नाम से भी जाना जाता है। गद्य एवं पद दोनों में ये लिखित है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस में है। तो यानी कि कहानी और गाना के रूप में दोनों शैली में ये मिलता है। यज्ञ कराने वाले को पुरोहित या अधर्तु बोला जाता था, तो ये आप याद रखिएगा। 2 भागों में इसे विभाजित किया गया है। एक आपका हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद, केवल ये पद में है, और एक आपका हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद, गद्य और पद दोनों में मिलता है। तो ये शुक्ल और कृष्ण में बांटा गया है, तो ये याद रखिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ का अगर बात की जाए तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के नाम से 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो ये आपको याद रखना है इतना। अब थोड़ा सा देखिएगा कि सामवेद के बारे में देख लिया जाए। सामवेद देखिएगा कि महत्वपूर्ण तथ्य अगर बात किया जाए सामवेद का, तो साम शब्द का अर्थ क्या होता है? गान होता है। तो इसीलिए इसे गायन वाला वेद बोला जाता है। कुल ऋचा इसमें 1875 है। भी यही क्वेश्चन है ये। यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का यहाँ पे संकलन मिलता है। मंत्रों के गान में लय एवं स्वर का विशेष रूप से विधान है। मुख्यतः सूर्य भगवान के लिए गाया जाता था, यानी सूर्य की संस्तुति के मंत्र के रूप में। भारतीय संगीत का जनक 7 स्वरों की उत्पत्ति सारेगामापा ये यहीं से मिलता है, तो ये आप याद रखेगा। सर्वाधिक लोकप्रिय शाखा कैथुम है, तो ये आप याद रखिएगा। कैथुम सर्वाधिक लोकप्रिय शाखा है। और यज्ञ कराने वाले पुरोहित को उद्गाता या उद्गात्री के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और ब्राह्मण ग्रंथ देखिएगा इसका, तो पंचविश और सौंडिस है। तो ब्राह्मण ग्रंथ इसका पंचविश और सौंडिस, तो ये आप याद रखिएगा इतना। अब चौथा जो वेद है, जो सबसे बाद का वेद है, ये ब्राह्मण वेद है। देखिएगा कि इसे अर्थवेद के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे ये नवीनतम वेद है। एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ वाला वेद है, तो ये याद रखिएगा। एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, तो ये आप याद रखिएगा। कुल सूक्ति मंत्र का अगर बात किया जाए तो सूक्ति आपका 731 और मंत्र आपका 5849 मिलेगा। एकमात्र वेद जिसका कोई आरण्य नहीं है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यज्ञ कराने वाले पुरोहित को ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद और अर्थात जीवन के विज्ञान का प्रथम उल्लेख यहीं से मिलता है। भूत प्रेत निवारण, आरोग्य प्राप्ति, अध्यात्म विद्या, वशीकरण, ये सब जितना देखिएगा ये सब इसमें मिलता है, तो ये आप याद रखिएगा। अन्य नाम देखिएगा कि अथर्ववेद का अन्य नाम अथर्वाग्रीस वेद और ब्रह्मा वेद और पुरोहित वेद और श्रेष्ठ वेद के नाम से ये जाना जाता है, तो ये सभी याद रखेगा। अथर्वाग्रीस ये माना जाता है कि यही सबसे प्राचीन गुरु थे जो ये स्टार्ट किए थे ये लिखना। और ब्रह्मा वेद, पुरोहित वेद और श्रेष्ठ वेद, तो चारों वेद में श्रेष्ठ कौन है? तो अथर्ववेद है।
चलिए देखा जाए अब अगला जो हम लोग का टॉपिक है ये है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो हड़प्पा सभ्यता के थोड़ा सा बेसिक अगर हम समझा दें आपको, उसके बाद ये आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा। तो देखिए कि सबसे पहले तो नामकरण आता है कि नामकरण कैसे किया गया। नामकरण तो एक तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, तो ये याद रखिएगा कि सबसे पहले जितना स्थल खोजा गया है सबसे पहली बार स्थल हड़प्पा का ही खोजा गया है। तो ये हड़प्पा सभ्यता इसीलिए इसका नामकरण पड़ गया। और उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि कांस्य युगीन सभ्यता इसे क्यों बोला जाता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले कांसा का अच्छी तरीक़ा से उपयोग देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में लोहा का उपयोग नहीं मिला है। कांसा किससे बनता है तो तांबा और टीन से बनता है। तो ये याद रखिएगा, इसका मतलब कि तांबा और टीन का उपयोग हो रहा था। तो इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के और व्यापारिक सभ्यता क्यों बोला जाता है। तो देखिए कि ये व्यापार पे स्थिर है। इसके बाद देखिए कि आपका वैदिक सभ्यता जो आएगा, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता था और जो हड़प्पा सभ्यता था ये शहरी सभ्यता था या व्यापारिक सभ्यता था। हाँ, वैदिक सभ्यता देखिएगा कि आपका कृषि और पशुपालन सभ्यता में बटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका देखिएगा कि व्यापार देखने को मिलता था। जैसे कि आज के आधुनिक व्यापार स्थल हैं वैसे ही वहाँ पे व्यापार स्थल भी देखने को बहुत सारा मिला है। मोहनजोदारो में देखिए ये हड़प्पा में तो व्यापार का साक्ष्य मिला है। तो इसीलिए व्यापारिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है या शहरी सभ्यता भी इसे बोला जाता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि इसका नाम क्या है और क्यों पड़ा है इसका नाम। चलिए तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता सबसे जो महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा ही है। तो ये देखिए इसका अवस्थिति कहाँ पे है तो पंजाब प्रांत, पंजाब भारत वाला नहीं पाकिस्तान वाला पंजाब। तो ये याद रखिएगा रावी नदी के दाएं तट पे है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि ये दाएं तट पे है। उत्खनन खाता तो देखिए कि राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन किया गया और इसे 1921 में उत्खनन किया गया। अर्ध औद्योगिक नगर इसे कौन बोला है तो अटूअर पीगट के अनुसार ये अर्ध औद्योगिक नगर था। तो ये याद रखिएगा। तोरनद्वार नगर, तो तोरनद्वार नगर का मतलब क्या होता है कि अभी कहीं देखिएगा कि कहीं गाँव में जाइएगा तो जहाँ से गांव स्टार्ट होता है वहाँ पे एक ऐसा बनाया जाता है 2 पिलरों के बीच में और एक दरवाजा के टाइप का बनाया जाता है शानदार और वहीं से वो गांव स्टार्ट होता है। वैसे ही इस अगर नगर के अंदर घुसना होता था तो नगर का एक द्वार होता था जिसे तोरण ऐसा बनाया गया था। तो इसीलिए इसे तोरनद्वार नगर के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा के 2 टीले हैं, एक पूर्वी टीला जो नगर वासी रहते थे लोग और एक पश्चिमी टीला जो दुर्ग में बना हुआ था और यहाँ पे आम व्यक्ति रहता था लोग। तो ये आप याद रखेगा। और देखिए कि दुर्ग टीला जो है इसे मार्टिमर व्हीलर के द्वारा माउंट एबी की संज्ञा दी गई है। तो ये आप जरूर याद रखेगा। अगर यहाँ से प्रमुख स्थल का बात किया जाए तो अन्नागार यहाँ से स्थल मिला है, यानी कि अन्न रखने वाला, जैसे अभी कोल्ड स्टोर है उसी टाइप का। कब्रिस्तान मिला है R37 और प्रसाधन मंजूसा मिला है यहाँ पे। नरबंधक प्रस्तन मिला है और अभिलेख युक्त मुहरे मिला है। सवादा पेटिया लकड़ी के ताबूत से बना हुआ मिला है कि जो जैसे 100 रख के और ऐसे पेटी बंद रहता है तो वह लकड़ी से मिला है, लकड़ी का बना हुआ। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब इसे थोड़ा सा देख लिया जाए। ये आपका मोहनजोदारो, तो देखिएगा कि इसका अवस्थिति प्रांत सिंध प्रांत में है पाकिस्तान में, सिंधु नदी के दाएं तट पे। तो ये बाएं तट पे है और ये दाएं तट पे है। और यहाँ से एक चीज़ याद रख सकते हैं कि इसके उत्खननकर्ता राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में स्टार्ट किया गया था उत्खनन। तो 1 वर्ष बाद यानी कि 1921 में हड़प्पा का, उसके बाद इसका मोहनजोदारो का। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, आप आराम से ये याद रख सकते हैं कि राय बहादुर दयाराम साहनी, यानी कि इसमें बहादुर लगा है तो बहादुर आदमी सबसे पहले काम करता है। तो सबसे पहले उत्खनन बहादुर, और जब इससे नहीं हुआ तो रख लिए किसको, बनर्जी दास को। तो ये आप थोड़ा सा लिंक करके ज़रूर पढ़िएगा। शाब्दिक अर्थ होता है मोहनजोदारो का मृतकों का टीला। तो ये याद रखिएगा। शासन प्रणाली जनतांत्रक था, यानी कि यहाँ पे गणतंत्र राज्य की स्थापना किया गया था। सबसे बड़ी इमारत
विशाल अन्नागार है। तो ये आप देखिए पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा इमारत विशाल अन्नागार है। सार्वजनिक महत्व का अगर स्थल देखिए तो बृहत विशाल यहाँ पे स्नानगार भी मिलता है, जो किसी फेस्टिवल ये सब में पूजा अर्चना के लिए किया जाता होगा, स्नान करने के लिए। प्रमुख स्थल का अगर बात किया जाए तो यहाँ देखिए सूती कपड़ा का यहाँ पे साक्ष्य मिला है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे पहले सूती कपड़ा का उपयोग कौन किया था? तो हड़प्पा वासी के नगर वासी ही किए थे लोग, तो ये याद रखिएगा। सर्वाधिक मोहर मिला है, जिसे आज मनी पैसा होता है उसी प्रकार का ये मोहर उस समय उपयोग किया जाता था कोई सामान खरीदने के लिए। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिला है, और ये मूर्ति आप थोड़ा सा अगर देखिएगा तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा होगा, त्रिभंगा स्टाइल में, यानी कि एक कमर पे हाथ और एक स्वतंत्र हाथ, तो इसे त्रिभंगा स्टाइल बोला जाता है। और देखिए कि इसे बनाया कैसे जाता था, तो मोम विधि के द्वारा। अब एक चीज़ समझिए कि मोम से क्या किया जाए, कि एक संरचना बना दिया जाए और एक वहाँ से सुराग रखा जाए और उसमें कांसे का जो ये है पिघला के उसमें अगर डाल दिया जाए तो मोम बाद में आसानी से उसे निकाल लिया जाएगा और कांसे का मूर्ति बच जाएगा। तो इस विधि से बनाया जाता था। आज भी देखते होंगे कि गांव में गांव के अगर हैं तो दिवाली के एक दिन बाद बहुत सारा बच्चा मोम बीनता है लोग, जो जल गया होता है उसमें जो बचा रहता है, और उसे पिघला के फिर से बनाता है लोग। तो उसी विधि से बनाया जाता था। मुद्रा पे अंकन पशुपतिनाथ की मूर्ति मिला है, और देखिए कि इससे ये पता चलता है या लिंक किया जाता है कि जो शंकर भगवान है इनका पूजा उसी समय से होते आया है। और हाथी का कपालखंड यहाँ से प्राप्त हुआ है। सीपी की बनी हुई पटरी मिला है, तो ये भी आप याद रखिएगा। सूर्यकोटदा देखिए कि अवस्थिति इसका कहाँ पे है, तो जनपद कक्ष में कक्ष कहाँ पे पड़ता है, तो आपका गुजरात में पड़ता है। खोजकर्ता जगपति जोशी या जेपी जोशी शॉर्ट में नाम दिया गया है। अवशेष यहाँ पे देखिए कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिला है। घोड़े की अवस्थिति मिला है, तो देखिए कि घोड़ा का साक्ष्य उतना नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है। एक विशेष प्रकार का कब्रिस्तान मिला है और तराजू का पल्ला भी मिला है, तो ये पता चलता है कि वहाँ पे व्यापार होता होगा। और चंदूदरों के बारे में यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, तो देखिएगा कि इसका अवस्थिति सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ेगा, सिंध नदी के तट पे। खोजकर्ता एनजी मजुमदार है। उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मैक है, जो 1930 के दशक में ये खोजे थे। हड़प्पा सभ्यता एक औद्योगिक केंद्र था, तो ये याद रखिएगा। मनके बनाने का मुख्य केंद्र, मनका बनाने का कारखाना यहाँ पे मिला है। किसी भी दुर्ग का अस्तित्व प्राप्त नहीं है, तो यहाँ पे दुर्ग नहीं था, यानी कि दुर्ग में यहाँ बटा हुआ नहीं था। और देखिए कि प्रमुख अवशेष का अगर बात किया जाए तो वक्राकार ईंट मिला है, तो ईंट तो देखिए कैसे रहता है, लेकिन यहाँ पे गोल मिला है वक्र के आकार का, तो ये याद रखेगा। लिपस्टिक मिला है, तो उस समय लिपस्टिक का उपयोग किया जाता होगा सौंदर्य के लिए। अलंकृत हाथी के खिलौने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और झूगर झागर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे ये दुर्ग दो भागों में नहीं बटा था, एक साथ झूगर झागर में रहता था लोग, तो इससे ये सिद्ध होता है। लोथल के बारे में देखिए तो लोथल आपका कहाँ पड़ेगा, इसका अवस्थिति अहमदाबाद में पड़ेगा और ये भोगवा नदी के तट पे है, तो ये जरूर याद रखिएगा, गुजरात में। खोजकर्ता SR राव 1950 में इसके खोज हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था, यहाँ से विदेश जाता था। तो देखिए कि आज भी अगर गुजरात थोड़ा सा अगर भारत का मैप देखिएगा तो यहाँ पे आपका गुजरात की अवस्थिति है, और यहाँ से देखिएगा कि समुद्र स्टार्ट हो जाता है बंगाल का खाड़ी, तो ये ज़्यादातर ये अरब सागर स्टार्ट हो जाता है बंगाल का खाड़ी में। तो ये मिस्र मेसोपोटामिया उस समय का जो स्थल था, वहाँ पे यहाँ से व्यापार होता होगा, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि प्रमुख जो अगर स्थल का बात किया जाए इसमें जो प्राप्त हुआ है, लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो के नाम से ये प्रसिद्ध है, तो ये भी याद रखेगा। फारस की मोहर मिला है, तो फारस से व्यापार का यहाँ पे साक्ष्य मिलता है। गोदीबारा यानी डाकयार्ड, गोदीबारा किसे बंदरगाह को ही बोला जाता है। बाजरे के साक्ष्य मिला है यहाँ से, और नाव के चित्र अथवा मॉडल प्राप्त हुए हैं। 3 युगल समाधियाँ मिला है। युगल समाधियाँ यानी कि स्त्री पुरुष एक साथ में, उन लोगों का 3 समाधियाँ मिला है। धान के साक्ष्य मिला है यानी चावल के। अग्निकुंड के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं।
अब कालीबंगा के बारे में यहाँ पे देखा जाएगा। तो देखिए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कालीबंगा का। जैसे मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला, तो वैसे ही कालीबंगा का देखिएगा काले रंग के चूड़ी के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिला है, इसे कालीबंगा बोला जाता है। अवस्थिति देखिएगा कि जनपद हनुमानगढ़, ये राजस्थान में पड़ेगा। खोजकर्ता अमलानंद घोष 1950 में इसके खोज किए थे। उत्खननकर्ता BL लाल BK थापर। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि BA लाल यानी लाल थाप के काला चूड़ी बनाए, तो ये आसानी से तीनों याद हो जाएगा। उत्खननकर्ता से अगर देखिए तो हड़प्पा कालीन संस्कृति युग के 5 प्रस्तर प्राप्त हुए हैं। कच्ची ईंटों से निर्मित था, तो ये याद रखेगा। और सभी जगह देखिएगा कि पक्की ईंट का उपयोग किया गया था, लेकिन यहाँ पे कच्चा ईंट मिला था। शहरी जल निकासी प्रणाली का अभाव था यहाँ पे। तो जल निकासी देखिएगा कि सबसे उन्नत माना जाता है प्राचीन काल में, लेकिन यहाँ पे ठीक से नहीं था जल निकासी जो था उस समय। तो देखिए कि मान लीजिए कि ये आपका रास्ता हो गया, इसे ग्रिड पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपका मान लीजिए कि मेन रास्ता है और यहाँ पे घर बनाया गया है। तो मेन दरवाज़ा एक तो पीछे खुलता था, यहाँ से 3, जैसे कि ये कहीं कहीं पे 8 मीटर 16 मीटर 14 मीटर ऐसे ये मेन रोड मिला है। तो इससे पता चलता है कि ये उस समय बहुत ज़्यादा व्यापार उन्नति श्रेणी में था। तो ये घर है, तो घर के पीछे मेन दरवाज़ा होता था और यहाँ से 3 मीटर का या 3-4 फीट का एक गली निकलता था और वो मेन, और इधर मेन जो रोड था उधर खिड़की होता था। और इन सभी घरों के आंगन में एक इनार होता था और स्नानागार होता था। और वहाँ से जो पानी निकलता था, तो मेन जो रास्ता होता था उधर आके और यहाँ एक नाला बनाया गया था। और हर चौराहा पे एक ऐसा बनाया गया था कि जाके उसमें वो पानी गिरे, और पानी गिरेगा फिर उसके बाद देखिएगा कि जहाँ से वो प्रवाहित होगा, तो एक गड्ढा में पानी गिरेगा तो वो स्वच्छ हो जाएगा, फिर दूसरा का गड्ढा में ऐसे कर करके वो मेन हॉल में जाने से पहले ही वो पानी जो यूज किया जाता था वो स्वच्छ हो जाता था। तो इसीलिए देखिए कि बहुत उन्नत तरीक़ा से वहाँ पे मिला है नाला, तो ये आप याद रखिएगा। तो अगर इसका प्रमुख अवशेष अगर बात किया जाए तो देखिए कि बेलनाकार मोहरे यहाँ से प्राप्त हुआ है, युगल एवं प्रस्तिक समाधियाँ प्राप्त हुआ है, 7 आयताकार अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, मिट्टी के काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुआ है और अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिला है, यानी कि डिजाइनदार ईंट। सिलभट्टा भी प्राप्त हुआ है, तो ये याद रखेगा। 2 फसलों की एक साथ बुआई भी, यानी कि मिश्रित कृषि का यहाँ साक्ष्य मिलता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रंगपुर के बारे में। तो रंगपुर के बारे में अगर देखा जाए कि इसका अवस्थिति अहमदाबाद गुजरात में पड़ेगा। खोजकर्ता MS वत्स हैं और प्रमुख उत्खननकर्ता MSR राव हैं और हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र इसे बोला जाता है, तो ये याद रखेगा। कच्ची ईंटों से निर्मित एक दुर्ग की प्राप्ति हुई है। हड़प्पा सभ्यता के उत्तरकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। राखी गढ़ी देखिए कि इसका अवस्थिति हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, हरियाणा में। एक प्राक हड़प्पा स्थल था। भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है, तो आज़ादी के बाद सबसे बड़ा ये खोजा गया है राखी गढ़ी। हड़प्पा सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक है, तो ये आप याद रखिएगा। रोपड़ के बारे में देखिए कि यहाँ पे अवस्थिति रोपड़ पंजाब में पड़ेगा और देखिए कि सतलज नदी के बाएं तट पे ये स्थित है। BB लाल के द्वारा ये खोजा गया था और यज्ञदेव शर्मा के द्वारा उत्खनन किया गया था। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया उत्खनन प्रथम ये स्थल है। मानव की कब्र के साथ कुत्ते के सौदा भी प्राप्त हुए हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। धौला बीरा देखिएगा कि ये इसका अवस्थिति कच्छ में है, जो गुजरात में पड़ता है। खोजकर्ता जगपति जोशी या JP जोशी। उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा ये उत्खनन किया गया है। 3 भागों में ये विभाजित था। तो जनरली देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता 2 भागों में विभाजित होता था, लेकिन ये 3 भागों में विभाजित था, तो ये याद रखिएगा। 7 सांस्कृतिक चरणों में विभाजित मिलता है। अन्य नाम देखिएगा कि सफ़ेद कुआं आयताकार नगर के नाम से भी ये जाना जाता है। भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। प्रमुख स्रोत का अगर बात किया जाए या अवशेष का, तो हड़प्पा सभ्यता का एक मात्र खेल का मैदान जो स्टेडियम है ये यहाँ से मिला है, धौलावीरा से। सूचना पट मिला है और साइन बोर्ड मिला है और कृत्रिम जलाशय मिला है।
तो ये याद रखेगा। धोलावीरा का सबसे प्रमुख चीज़ क्या है? कृत्रिम जलाशय है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जलाशय जो नाली था उसके ऊपर लकड़ी का मिलता है, लकड़ी से उसे ढका गया था। हड़प्पा सभ्यता देखिएगा कि यहाँ पे इसका अगर चौहदी का बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता तो मांडा पड़ेगा आपका जम्मू कश्मीर में, और ये सबसे उत्तरी हो जाएगा। और दक्षिण में देखिएगा कि दायमाबाद हो जाएगा जो महाराष्ट्र में है। सुतकोटा आपका बलूचिस्तान, ये आपका पाकिस्तान में पड़ेगा। और देखिए कि ये आपका पूर्व में कौन है? तो आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये आप याद रखेगा। 4 प्रजातियाँ निवास करती थी भूमध्य सागरीय सर्वाधिक संख्या में। अल्पाइन भी लोग थे लोग, और मंगोलियाड भी, और प्रोटोस्टियाड भी मिलता है लोग। तो प्रजाति का मतलब क्या होता है? तो देखिए कि कलर, रंग, हाइट के आधार पे मानव को बांटा गया है, और उनका उत्पत्ति कहाँ कहाँ पे हुआ है तो उसी प्रकार में तो यहाँ पे 4 मिलता है लोग। तो ये आपको याद रखना है। और देखिए कि यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य थोड़ा सा देख लिया जाए। ये तो आपका चौहदी हो गया। मांडा जो आपका चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ था ये उत्तरी हो जाएगा। दैमाबाद देखिएगा कि आपका ये महाराष्ट्र में, और गोदावरी नदी के किनारे। आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पूर्वी स्थल था। और पश्चिमी सुतकोटा जो बलूचिस्तान में था। तो ये याद रखिएगा। एक नगरीय सभ्यता था, इसका प्रमुख तथ्य तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता था। तो कांस्य युगीन इसे क्यों बोला जाता है ये आप जान लीजिए। अन्य नाम में सैंधव सभ्यता, तो इसके बारे में हम बता दिए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों बोला जाता है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थिति के कारण। सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है इसे। और सरस्वती सभ्यता क्यों बोला जाता है? तो सिंधु और सरस्वती नदी के बीच में ये सभ्यता बसा हुआ था। सिंधु सरस्वती सभ्यता इसीलिए बोला जाता है। अत्यंत व्यापारिक क्षेत्र था, तो व्यापारिक सभ्यता था। आकार त्रिभुजाकार था, तो ये आप याद रखिएगा कि ये बसा हुआ था त्रिभुजा आकार में। क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो वर्तमान पाकिस्तान के आसपास में पड़ेगा। सर्वप्रथम तिथि निर्धारण सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। और निर्माता मुख्य रूप से देखिएगा कि ये द्रविड़ था लोग। और विस्तार भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, यानी 3 देशों में मिलता है। अगर बात किया जाए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा सभ्यता कितने देशों में फैला हुआ था? तो 3 देशों में फैला हुआ था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये याद रखिएगा। एक नवीन शोध के अनुसार 8000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता माना गया है, तो ये याद रखिएगा। C14 के अनुसार इसका 3500 से लेके 2750 के बीच में बताया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ से कि जन्म इसका 540 ईसा पूर्व। अच्छा, ये जैन धर्म में आ गए लोग। तो यहाँ पे देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में यह थोड़ा सा और दिया गया है, तो वो भी देख लिया जाए। 2 अन्य सभ्यता इसके समकालीन कौन था? तो एक मिस्र था और मेसोपोटामिया था। इसीलिए लोथल से देखिएगा कि वहाँ से व्यापार होता था। मिस्र और मेसोपोटामिया यानी ईरान के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे मिलेगा, नज़दीक पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता की अगर लिपि का बात किया जाए तो एक देश लिपि था, यानी कि एक लिपि पूरे देश में चलता था। भाव चित्रणात्मक फोटोग्राफी लिपि थी, और अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त हुआ है। लिखावट दाईं ओर से बाईं ओर ब्रूस्टाफेनन पद्धति के द्वारा। सबसे पुराने नमूने की प्राप्ति 1853 में हुआ था। पढ़ने का सर्वाधिक प्रयास L.A. बिडे के द्वारा 1920 के दशक में किया गया था। अधिकांश लिपि के नमूने सेल्लिखी की मुहर से मिलता है। तो ये सेल्लिखी क्या होता है? एक प्रकार का पत्थर, तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए अगला जो हम लोग का टॉपिक है जैन धर्म है। तो जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा देखा जाए। सबसे पहले देखिए कि जैन धर्म आपका 24वें तीर्थंकर थे, और अंतिम तीर्थंकर भी माने जाते हैं महावीर स्वामी। तो थोड़ा सा पहले इनके बारे में देखा जाए, उसके बाद बताएंगे। देखिए जन्म इनका 1540 ईस्वी में हुआ था। स्थान कुंडल ग्राम पड़ेगा, जो वर्तमान में वैशाली जिला में पड़ता है, बिहार में। माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, और पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम प्रियदर्शिना,
दामाद इनके जमाली, और गृह त्याग देखिएगा 30 वर्ष की आयु में ये किए थे। ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में हुआ था। मृत्यु 468 ईस्वी में, और मृत्यु स्थान देखिए कि पावनपुरी में बिहार में हुआ था। तो इतना तो इनका बेसिक जानकारी है। और पूछेगा कि वास्तविक संस्थापक कौन है जैन धर्म का, तो यही है। और संस्थापक तो ऋषभनाथ आप जानते होंगे, पहला तीर्थंकर। वास्तविक संस्थापक यहाँ पे लिख भी दिया गया है। देखिए कि जैन धर्म प्रमुख तीर्थस्थल के बारे में पहले देख लिया जाए। तो पहले तीर्थंकर कौन है, तो आदिनाथ ऋषभदेव, इन्हें नाम दिया गया है। और देखिए दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ है, तीसरा का संभवनाथ, सातवें तीर्थंकर पुष्पानाथ, और 16वें शांतिनाथ, 21वें नेमिनाथ, और 22वें देखिए कि अरेस्टनेमी, और 23वें जो अंतिम थे पार्श्वनाथ। सॉरी, हम आपको पार्श्वनाथ पहला बता दिए थे, तो उसके लिए सॉरी। ऋषभनाथ या आदिनाथ पहला थे, और 23वें जो थे, जो प्रमुख थे, इनका बनारस में जन्म हुआ था, ये पार्श्वनाथ हैं। दो जैन संगतियाँ देखिए कि एक प्रथम जैन संगति किसके अध्यक्षता में होता है, तो अस्थलरूत के अध्यक्षता में होता है। और द्वितीय जैन देखिएगा कि संगति, ये आपका प्रथम जैन संगति गुजरात में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन याद रखिएगा कि गुजरात में हुआ था पहला जैन संगति। और द्वितीय जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष देवेंद्र क्षेमाश्रम थे। तो ये आप याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, तो कल्पसूत्र है। 5 व्रत देखिएगा कि पहले से 4 चलते आ रहा था, और एक 5वां महावीर के द्वारा जोड़ा गया। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपिग्रह और ब्रह्मचर्य, यानी कि सत्य रहना है, सत्य वचन ये सब बोलना है। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना है। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह मतलब धन इकट्ठा नहीं करना है। ये 4 पहले से इसमें था। 5वां महावीर के द्वारा ब्रह्मचर्य जोड़ा गया, तो ये आप याद रखेगा। त्रिअंक या त्रिरत्न देखिएगा, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी कि वास्तविक दर्शन होना चाहिए, वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, वास्तविक आचरण होना चाहिए। तो ये आपका त्रिरत्न बोला जाता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, एक स्वयंवर और एक दिगंबर। देखिए एक स्वयंवर स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को बोला जाता है, और बाहुभद्र के नेतृत्व में दक्षिण की ओर जाने वाले, ये आपके नंगा ही रहते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे। तो ये आप याद रखिएगा। ये विशुद्ध रूप था और इसमें थोड़ा सा मिलावट आ गया था। तो देखिए कि जैन धर्म यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि बौद्ध धर्म स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा देखिएगा कि जो महावीर स्वामी थे, ये प्राकृतिक भाषा में सबसे ज़्यादा प्रवचन दिए हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक भाषा उस समय मगही, अर्धमगही को बोला जाता था। तो ये भी आप याद रखेगा। और जो बौद्ध धर्म है, जो ये हैं गौतम बुद्ध, तो ये आपका पाली भाषा में सबसे ज़्यादा प्रवचन दिए थे। तो इतना जरूर याद रखेगा। और यहाँ से चलिए इनके बारे में देखा जाए। तो सबसे पहले देखिएगा कि संस्थापक थे या परिवर्तक थे। तो ये याद रखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। इनका बेसिक जानकारी, जीवन की प्रमुख घटनाएं और उनके प्रतीक का अगर बात किया जाए, तो देखिएगा कि जन्म इनका कमल एवं साढ़ माना जाता है कि जब जन्म लिए तो कमल पे पैर रख के जन्म लिए। गृह त्याग जो होता है घोड़ा, और ज्ञान बोधि वृक्ष में मिला था इनको। और निर्वाण देखिएगा कि निर्वाण का इनका प्रतीक है पद चिन्ह। तो ये याद रखेगा। मृत्यु स्तूप इनका चिन्ह है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। महाभिनिष्क्रमण के नाम से गृह त्याग को जाना गया। जब ये गृह त्याग किए तो उसको क्या बोला जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण। इनका जो बेसिक जानकारी है यहाँ पे दिया गया है, तो इसके बारे में देख लिया जाए। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है, और लुम्नी में होता है, जो देखिए नेपाल में पड़ेगा। लुम्नी एक उस समय का राज्य था, और उसका स्थान कपिल वस्तु, तो कपिल वस्तु में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम महामाया या माया देवी। पिता का नाम सुधोधन, और पत्नी का नाम यशोधरा। यशोदा याद रखिएगा कि उनके
माता का नाम था महावीर स्वामी का। इनके पुत्र का नाम राहुल था, जिसे एक और बंधन के नाम से जाना जाता है। मौसी का नाम, जो इनके पाल पोस के बड़ी की, प्रजापति गौतमी। घोड़े का नाम कथक था और सारथी का नाम चान या छंदक था। गृह त्याग 29 वर्ष के उम्र में किए थे। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में इनको हुआ। और देखिए कि प्रारंभिक गुरु आर कलाम, और मृत्यु इनका 483 ईस्वी में होता है। और मृत्यु इनका कहाँ पे होता है तो कुशीनगर में होता है, उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। ज्ञान की प्राप्ति आपका देखिए कि कहाँ पे हुआ तो बोध गया में हुआ, जिसे आप गया जी के नाम से आप जानते हैं, तो ये याद रखेगा। और किस नदी के तट पे तो फल्गु नदी के तट पे होता है और बैसाख पूर्णिमा के दिन में होता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन में ही इनका जन्म हुआ था, मृत्यु हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो ये आप याद रखेगा। प्रथम उपदेश कहाँ पे देते हैं तो सारनाथ में देते हैं, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए। सर्वप्रथम अनुयायी इनका कौन था तो तपस्सु और भलिक, 2 ब्राह्मण था लोग, तो वो था लोग पहल का इनका शिष्य कहिए। 4 बौद्ध संगति हुआ है, तो चारों बौद्ध संगति के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया जाए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो सबसे प्रथम अगर देखिएगा, समय अवधि 483 ईसा पूर्व में हुआ है। स्थान आपका राजगृह पड़ेगा। अध्यक्ष महाकश्यप और तत्काल शासक कौन थे तो अजातशत्रु, जो हर्यक वंश के थे। इस हर्यक वंश को प्रीत हत्यात्मक सत्ता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा का देखिएगा कि 100 वर्ष बाद यानी कि 383 ईसा पूर्व में ये होता है। और ये कहाँ पे होता है वैशाली में। इसका अगर अध्यक्ष का बात किया जाए ये तो साबक मीर इसका अध्यक्ष रहते हैं। और शासक कालाशोक, जो शिशुनाग वंश का मतलब उसका ये शासक रहता है। तीसरा का देखिए कि 250 से 51 ईसा पूर्व के पास में होता है, पाटलिपुत्र में होता है। मुगली पुत्र तिसली इसका अध्यक्ष रहते हैं और अशोक उस समय के शासक। चौथा में अगर बात किया जाए तो प्रथम शताब्दी के आसपास में होता है, कुंडलवन, ये कश्मीर में। वसुमित्र इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अशोघोष रहते हैं। कनिष्क इस समय का शासक जो कुषाण वंश के थे, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये हम लोग का देखिए कि बौद्ध धर्म भी यहाँ पे जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ से आ जाएगा, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला जो हम लोग का है वैदिक सभ्यता है। तो वैदिक सभ्यता का अगर बात किया जाए तो सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य देखा जाए, एक प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं मूलक एवं ग्रामीण सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के पश्चात अस्तित्व में ये आता है। आर्य सभ्यता के नाम से ये प्रचलित है। वेदों की रचना इसी समय हुआ था। मूल रूप से वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य माने जाते हैं। सर्वप्रथम देखिए प्रोफेसर मैक्स मुलर ने आर्य शब्द का प्रयोग किया था 1853 में। ये ईरान के आसपास से आया था लोग। और देखिए कि इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल देखिएगा कि 1000 से लेकर 600 ईस्वी के बीच में इसे माना गया है। और ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा के बीच में माना गया है। और ये आपका हो जाएगा 600 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो देखिए कि ऋग्वेद की रचना इसी काल में स्टार्ट हुआ है। इस काल की जानकारी एकमात्र साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद काल के आर्यों की जीवन शैली घुमक्कर था और पशुपालन था, यानी सबसे महत्वपूर्ण जो था पशुपालन। तो पशुपालन के लिए घूमना जरूरी होता है। ऋग्वैदिक काल के कार्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। देखिए कि गोधन या गोहत्या पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोक लगा है। भौगोलिक विस्तार का अगर बात किया जाए तो आर्यों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी प्रमुख स्रोत ऋग्वेद से मिलता है। और ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल तप्त संध्या क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग तक मिला है। आर्यों ने गंगा नदी और यमुना नदी के दोआब क्षेत्र तथा इसके सीमावर्ती क्षेत्र पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। रणनीतिक अगर स्थिति का बात किया जाए तो देखिए रणनीतिक स्थिति में ऋग्वैदिक काल के लोग कबीले एवं जनों में विभाजित हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अस्थायी निवास स्थल अभी तक नहीं बना था। ऋग्वैदिक काल में राजा को गोप के शब्द के नाम से जाना जाता था।
ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल या परिवार होता था। ऋग्वैदिक काल में बलि एक प्रकार का कर होता था, तो ये याद रखेगा कि बलि उसे कर के रूप में जाना जाता है। सामाजिक स्थिति बात किया जाए, ऋग्वैदिक काल में प्रीतिसत्तात्मक समाज मिलता है, और वहीं पे देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में मातृत्व सत्तात्मक मिलता है। ऋग्वैदिक काल में समाज की आधारभूत इकाई कुल परिवार था। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित था। हड़प्पा काल में वर्ण व्यवस्था नहीं मिलता है। धार्मिक स्थिति का बात किया जाए तो ऋग्वैदिक आर्यों के देवता 3 श्रेणी में विभाजित है। ऋग्वैदिक काल में समस्त देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे, ना कि भौतिक प्रतीक थे। आर्थिक स्थिति अगर देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में कृषि योग्य भूमि, उपजाऊ भूमि, इसी से उर्वसा बोला जाता था। ऋग्वैदिक काल में पवित्र पशु गाय को माना जाता है। अघन्या इसे नाम दिया गया है, यानी कि जिसका हत्या नहीं किया जा सके। आर्यों का मुख्य आर्थिक संसाधन संपत्ति था, पशुपालन ही। ऋग्वैदिक काल में सामान्य व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। वस्तु विनिमय व्यापार पद्धति ये क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, एक ए है और दूसरे का बी है। इसके पास देखिए कि आलू हुआ है और इसके पास देखिए कि आपका चावल हुआ है, लेकिन सिर्फ चावल तो नहीं खाया जा सकता है, ना सिर्फ आलू। लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ आलू इसको ये दे दे और कुछ चावल इसको ये दे दे, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आसानी से चावल और आलू का सब्जी बना के खा सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है वस्तु विनिमय, यानी एक वस्तु देना और दूसरा का वस्तु लेना उसके बदले में। देखिए कि ऋग्वैदिक काल व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। ये देख लिए लोग, ऋग्वैदिक काल में लोहे के प्रचलन प्रचलित नहीं थे, लेकिन वैदिक काल में आते आते ये लोहा का प्रचलन हो जाएगा। भौगोलिक विस्तार का अगर बात किया जाए तो मध्य देश उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता के लोगों के एक प्रमुख केंद्र था। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में आर्य सादानीरा नदी का विस्तृत मिलता है। तो सादानीरा का यहाँ से मिलता है, सादानीरा जो नदी है उसके बारे में जानकारी। धार्मिक अगर स्थिति का बात किया जाए, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता पूषण थे, और उत्तर काल में धार्मिक अनुष्ठान एवं कर्म कांडों के वृद्धि मिलती है। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के प्रारंभ होने का अभाव है। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के 2 सबसे बड़े देवता इंद्र थे और अग्नि थे। उत्तर वैदिक काल में षड दर्शनों का बीज रोपण यहाँ से हो गया था। और देखिए कि जो अब शूद्र यहाँ पे मिलता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में अगर बताएं तो 4 वर्णों में विभाजित था। एक आपका ब्रह्मा वर्ण हो जाएगा या ब्रह्म वर्ण, और दूसरा का देखिएगा कि आपका क्षत्रिय हो जाएगा, क्षत्रिय वर्ण, और तीसरा का देखिएगा कि तीसरा का आपका वैश्य हो जाएगा, और चौथा आपका हो जाएगा शूद्र। तो ये आप याद रखिएगा कि इस समय था कि जनजात नहीं था, यानी कि जो व्यक्ति जैसा काम करेगा, यानी कि जो पैदा लिया अगर पढ़ लिख लिया तो वो ब्रह्म वर्ण में आ जाएगा, और जो शरीर से ताकतवर है वो क्षत्रिय में आ जाएगा। उसका काम रहेगा रक्षा करना, और जो काम काज करेगा लोग, व्यापार करेगा लोग, उसे वैश्य बोला जाता था। और जो इन तीनों में काम नहीं करके जो अलग काम करता था लोग, उसे शूद्र बोला जाता था। तो ये आपका जन्मजात नहीं था। जैसे आज देखिए कि जन्मजात है जो जाति है, लेकिन उस समय जाति जन्मजात नहीं था। सामाजिक स्थिति का, राजनीतिक स्थिति थोड़ा सा देखिए कि ये तो देख लिए लोग। सामाजिक स्थिति उत्तर काल में समाज 4 विभागों में बांटा हुआ था। उत्तर वैदिक काल में प्रीतिसत्तात्मक मिलता है। उत्तर वैदिक काल में समाज व्यवस्था का मुख्य आधार वर्णाश्रम व्यवस्था हो गया। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण की उपनयन संस्था स्टार्ट हो गया था। अंतिम तथा चौथा वर्ण शूद्र था, अन्य तीनों वर्ण की सेवा करने वाला। तो यहाँ पे बदल जाता है उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में जन्मजात नहीं था। आर्थिक स्थिति का अगर बात किया जाए तो ऋग्वैदिक काल में देखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया, और ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृदभांड यानी बर्तन मिलते हैं। सर्वप्रथम भूमिदान का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है, जो ब्राह्मण को लोगों को दिया जाता था, जो कर मुक्त होता था। अब यहाँ से हम देखेंगे 16 महाजनपद के बारे में।
सबसे शक्तिशाली 4 महाजनपद था, जिसमें मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, वत्सय, कौशल और अवंती। तो ये याद रखेगा। गणतंत्र शासन व्यवस्था वाले 2 महाजनपद थे, तो यहीं से गणतंत्र बीज बोया गया था और पूरी दुनिया में यहीं से फैला। तो देखिए कि वजी जो वर्तमान में वैशाली में पड़ेगा, उसके आसपास क्षेत्र, तो ये याद रखिएगा। और एक मल्ल भी। और बात किया जाए कि देखिएगा कि महाजनपद कुल 16 महाजनपद था। मगध के राजधानी गृहवृष, मल्ल की कुशीनगर या पावा, मत्स्य का विराटनगर हो जाएगा जो जयपुर को बोला जाएगा, वत्सय कौशाम्बी हो जाएगा, वजी या विजी ये वैशाली, कुरु ये इंद्रप्रस्थ को बोला जाता है और जो वर्तमान दिल्ली है उसी के आसपास में था, कंबोज राजपुर या हाटक। कौशल देखिए कि ये आपका श्रावस्ती और कुशी वंशी में ये था। महत्वपूर्ण तथ्य का बात किया जाए तो काशी ये वाराणसी, अंग चंपा इसकी राजधानी है। और स्थिति देखिएगा कि उत्तरवंती, उज्जैनी, दक्षिणी और महिष्मती, अवंती का ये राजधानी पड़ेगा। अस्मक पोटल या पोटली, चेंदी देखिए शक्तिमती या सुक्तिवती, पंचाल इसका राजधानी उत्तरी पंचाल, अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल, सुरसेन या सुरसेन इसका राजधानी मथुरा था। गांधार देखिए कि तक्षशिला में था, तो ये आप याद रखेगा, तक्षशिला इसका राजधानी था। ये भारत के बाहर है, तो ये आप याद रखेगा। महाजनपदों की कुल अगर देखिए तो 16 था लोग। अंगुत्तर निकाय के अनुसार बौद्ध ग्रंथ है, महावस्तु के अनुसार और भगवती सूत्र के अनुसार, इन तीनों के अनुसार 16 महाजनपद में बटा हुआ था। सबसे शक्तिशाली मगध था और इसका अवस्थिति जो भौगोलिक स्थिति है इस कारण भी ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। मगध के पास ही सर्वप्रथम लोहे का साक्ष्य देखने को मिलता है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक था, जिसे अवंती इसका राजधानी था। महाजनपदों में राजतंत्र एवं गणतंत्र शासन प्रचलित है, यानी दोनों प्रकार का था। अभी भी पूरे विश्व में देखिए कि दोनों प्रकार का मिलता है। चलिए अगला टॉपिक देखेंगे लोग, मगध का उत्कर्ष। तो मगध का उत्कर्ष देखिए सबसे पहले स्टार्ट होगा हर्यक वंश से। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे और इसे प्रीत हत्यात्मक वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है तो आगे हम बता देंगे। शासन अवधि देखिए कि इसका 544 ईस्वी में स्थापना होता है और 412 ईस्वी में ये शासन करता है। प्रमुख शासक का अगर बात किया जाए तो देखिए कि बिंबिसार तो इसका संस्थापक ही रहता है। इसका बेटा रहता है अजातशत्रु और अजातशत्रु का बेटा रहता है उदयन। यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि देखिए कि सत्ता के लिए अजातशत्रु अपने पिता का हत्या करता है और उसी सत्ता के लिए उदयन अपने पिता अजातशत्रु का हत्या करता है, तो इसीलिए प्रीतहत्यात्मक सत्ता के रूप में जाना जाता है। और उदयन बहुत चालाक रहता है, अपने जीवन काल में ही नागदशक को घोषित कर देता है अपना वारिस। और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक ही है, तो ये याद रखेगा। इतना याद हो गया तो थोड़ा सा अजातशत्रु के बारे में भी देख लिया जाए। शासन काल देखिए कि 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक था। उपनाम इसका कुनिक था और जैन माता अनुयायी था, यानी कि जैन धर्म को मानता था। और देखिए कि पुत्र इसका उदयन था और पिता बिंबिसार था। उदयन के द्वारा अपने पिता की हत्या किया गया, तो ये तो आपको पता है, हम बताए ही हैं अभी। और देखिएगा कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन रहता है तो नागदशक, तो ये भी आप याद रखेगा। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था तो ये आपका बिंबिसार था, जो 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। कूटनीतिक रूप से 3 पत्नियां, अजातशत्रु इसका पुत्र रहता है, राजवैद्य जीवक रहता है जिसे ये गौतम बुद्ध के लिए भेजा, उनके उपचार के लिए भी भेजा था। अंग के शासक ब्रह्मदेव को पराजित किया। प्रथम पत्नी कोसला और महाकोसला इन्हीं को बोला जाता है, तो ये याद रखेगा। और यहाँ से थोड़ा सा आप समझिए कि जो इसके बाद जो शासन व्यवस्था स्टार्ट होता है तो शिशुनाग वंश का शासन व्यवस्था स्टार्ट होगा। एक मिनट, तो देखिएगा कि इसके बाद जो वंश आता है शिशुनाग वंश आता है और उसका संस्थापक शिशुनाग रहता है। और शिशुनाग किसकी हत्या करता है तो देखिए उदयन के बेटा
नागदशा की हत्या करके शिशुनाग वंश का स्थापना किया जाता है। 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक इसका शासन अवधि रहता है। प्रमुख शासक इसमें देखिएगा तो शिशुनाग, शासनकाल 412 से 394, और इसका वत्सय अवंती राज्यों पर अधिकार था, तो ये याद रखिएगा। इसका बेटा रहता है कालाशोक, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रतापी कालाशोक ही हुआ। इसके जीवन काल में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ, तो ये तो ऊपर हम लोग देखे थे लोग। और देखिएगा कि इसके बाद कालाशोक के बारे में, तो पिता शिशुनाग, शासनकाल 394 से 366, और अन्य नाम इसका काकावर्ण रहता है। पुराण तथा दिव्यवाद में ये मिला है, तो ये आप याद रखेगा कि दिव्य दान और पुराण के अनुसार इसका नाम क्या था, तो काकावर्ण था। तो ये आप याद रखेगा। इसके बाद जो स्टार्ट होगा नंद वंश, इसका संस्थापक महापद्मानंद रहता है। और देखिएगा कि इसका प्रारंभिक जो होता है 344 ईस्वी से। प्रमुख शासन ब्रह्मानंद और इसका बेटा धनानंद। धनानंद देखिए सिकंदर जब भारत आता है तो सिकंदर के ये समकालीन कौन सा राजा था, तो धनानंद ही था। अग्रमिज देखिएगा कि यूनानी दार्शनिक और लेखकों के अनुसार ये अंतिम शासक रहता है महापद्मानंद का। इसके बाद देखेंगे हम लोग तो मौर्य वंश के बारे में देखेंगे। इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य रहता है, और मौर्य वंश के बारे में यहाँ डिटेल में दिया गया है। तो देखिएगा कि प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और इसका बेटा अशोक रहता है। अगर मौर्य वंश की ये साम्राज्य के बारे में देखा जाए तो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे उदय लगभग 4वीं शताब्दी में इसका होता है, और संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य रहता है। किसकी सहायता से स्थापना करता है, तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य की सहायता से, यानी चाणक्य इसके गुरु और प्रधानमंत्री भी बाद में बनते हैं, तो ये रहते हैं। चंद्रगुप्त देखिए कि मौर्य वंश का स्थापना करता है अपने माता के नाम पे, मोरा के नाम पे, तो ये याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ पे दिया गया है। शासनकाल 322 ईसा से लेकर 298 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का प्रथम राजा एवं संस्थापक, एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माण और कुशल प्रशासक था। राजनीतिक गुरु चाणक्य थे, और दरबार में आने वाला व्यक्ति कौन था, तो मेगास्थनीज, जिसके द्वारा इंडिका लिखा गया है, तो ये आप याद रखेगा। इंडिका से मौर्य वंश का जानकारी मिलता है। अशोककालीन अगर प्रांत का बात किया जाए, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये इसका पाटलिपुत्र का राजधानी प्राची था, मध्य प्रदेश में पड़ेगा। प्राची का राजधानी पाटलिपुत्र था, मध्य प्रदेश में, और उत्तर परिता ये राजधानी तक्षशिला था, जो कि तक्षशिला वर्तमान में अपने देखिए कि अफगानिस्तान में पड़ता है। अवंती राष्ट्र ये आपका राजधानी इसका उज्जैन था। दक्षिणापथ पे देखिए कि राजधानी स्वर्णगिरी था, और कलिंग जो वर्तमान उड़ीसा के आसपास में है, इसका राजधानी तोसली था। तो 5 भागों में बटा हुआ था। अब थोड़ा सा बिंदुसार के बारे में देख लिया जाए। शासनकाल 298 ईसा से लेकर 273। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। अन्य नाम इसका अमित घात रहे, भद्रसाल या भद्र बाहु भी के नाम से भी जाना जाता है वायु पुराण के अनुसार। सेन जैन ग्रंथों में इसका नाम मिला है। प्रधानमंत्री इस देखिए कि चाणक्य थे, और आजीवक धर्म या अनुयायी थे, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्राह्मण धर्म का अनुयायी महावंत के अनुसार, तो देखिए कि महावंत के समय ये ब्राह्मण वंश का था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला 2 विद्रोह हुए। दरबार में आने वाला प्रथम व्यक्ति डाइमेकस था, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था, तो ये याद रखेगा। और अशोक के द्वारा भेजे गए प्रमुख धर्म प्रचार, तो देखिए कि महेंद्र एवं संघमित्रा ये श्रीलंका भेजे जाते हैं अशोक के द्वारा। महारक्षित ये यवन देश भेजा जाता है, और महाधर्म रक्षित ये महाराष्ट्र भेजा जाता है। महादेव मसूर ये भेजे जाते हैं, और मझिम देखिए हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, और मझानित ये कश्मीर या गांधार में भेजे जाते हैं उस समय के। अशोक का शासनकाल का देखा जाए तो इसका 273 में स्टार्ट होता है, और 232 ईस्वी तक ये रहता है। पिता बिंदुसार, माता शुभादांगिनी, और विविध राज्याभिषेक देखिए कि इसका हुआ विधिवत 269 में। प्रधानमंत्री राधागुप्त था, तो ये याद रखिएगा। राज्य अभिषेक से पूर्व उज्जैन का राज्यपाल
ये था। सिंहासन के लिए अपने भाइयों की हत्या करता है। माना जाता है कि 99 भाइयों को मार के आदम कुआं में डाल दिया। सिहली अनुश्रुति के अनुसार मास की लघु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य बताया है। राज अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा में कलिंग राज पे आक्रमण करता है। अशोक का नाम उल्लेख मिलता है मास की अभिलेख गुजरा और उल गुरुलम में। पुराणों में अशोक वर्धन नाम दिया गया है। अशोक को उनके अभिलेखों में देवा प्रिय यानी कि देवों के प्रिय देवा प्रिय प्रियदर्शनी बोला गया है, यानी देवों के प्रिय। मृत्यु 232 ईस्वी में हो जाता है। मर्यादा काल के अगर बारे में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कि देसी शासक में कौन कौन आता है लोग, तो एक सुगवंश, कनवंश, सतवाहन और चेंदी वंश। विदेशी शासक में कौन कौन आता है लोग, तो इंडो, ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण। तो इनके बारे में देखना है तो सबसे पहले सुगवंश के बारे में देखिए, देसी शासक के बारे में। शासनकाल 185 ईसा पूर्व से लेके 7500 ईसा पूर्व। शासक संस्थापक पुष्यमित्र शुंगु था और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की सेनापति का हत्या कर देता है और उसके स्थान पे बनता है। अंतिम शासक देखिएगा कि देवभूति था। इसका हत्या वसुदेव के द्वारा किया जाता है और कर्ण वंश की स्थापना किया जाता है। ब्राह्मण धर्म का पुनः उत्थान यहाँ पे होता है पुष्यमित्र के राज्य में। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना शुंग काल में ही हुआ था। भगवत धर्म का उदय एवं विकास शुंग काल में हुआ। पुष्यमित्र शुंग का काल देखिएगा कि वैदिक पुनः जागरण का काल माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए भी। स्फूर्तों के निर्माण में पाषाण का प्रयोग शुंग काल में मिलता है। इसके बाद देखिए कर्ण वंश के बारे में। तो देखिए कि इसका संस्थापक वासुदेव के द्वारा किया जाता है और 7500 ईस्वी में किया जाता है और 30 ईस्वी तक ये रहता है। अन्य प्रमुख शासक भूमित्र, नारायण और सुषमा यशुवर्मन इसका शासक रहता है लोग। अंतिम शासक सुषमा यशुवर्मन जिसका हत्या सिमुक के द्वारा किया जाता है और सातवाहन वंश का स्थापना किया जाता है। तो देखिए कि सातवाहन वंश संस्थापक इसका स्थापना वर्ष 30 ईसा पूर्व में होता है और अन्य नाम में देखिए कि आंध्र सातवाहन के नाम से भी ये जाना जाता है। संस्थापक सिमुक था। राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान जो गोदावरी नदी के किनारे था। अन्य प्रमुख शासक में देखिए कि काकवर्णी प्रथम, हॉल और गौतमीपुत्र जो सतकर्णी है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित या कहें कि सबसे शक्तिशाली शासक था इसमें का। हॉल एक लेखक भी था, कहानीकार भी। वशिष्ठ पुत्र पुलिवामी या यज्ञश्री सतकर्णी इसके सिक्के पे नाव का ये जो पनिया वाला जहाज होता है वो मिलता है। प्रथम यशस्वी शासक सतकर्णी प्रथम था। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक थी और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन शासकों के नाम मातृ प्रधान था। तो देखिए कि जैसे कि इसी का नाम है आपका सतकर्णी का, तो ये अपने माता से नाम लिया गया है। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शक शासक नहपाय को पराजित किया था, तो ये याद रखेगा। सातवाहनों ने सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा चलाया लोग, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सातवाहन के बाद हम लोग देखेंगे सुगवंश। तो देखिए कि इसका साहित्यिक स्रोत है कौन कौन, तो पुराण वायु एवं मत्स्य पुराण में, महाभाष, गार्गी संहिता, हर्षचरित, दिव्यदान, मालविका अग्निमित्रम ये इसका साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत देखिए कि भरहुत लेख, अयोध्या अभिलेख और बेसनगर अभिलेख। चेंदी वंश देखिए इसका संस्थापक महामेघवाहन और उड़ीसा में शासन करता था लोग ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के आसपास में। और महानतम शासक खारवेल हुआ, तो ये आप याद रखिएगा। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में ही है और खारवेल को उसका माना जाता है संस्थापक। इसके बाद इंडो ग्रीक शासन व्यवस्था। अन्य नाम देखिएगा कि हिंद यवन या हिंद यूनानी। प्रमुख शासक डेमेट्रियस प्रथम और मिलांडर था, तो ये याद रखेगा। यहीं से सोने का सिक्का प्रचलित होना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। इसके बाद शक शासक देखिएगा। अन्य नाम सिथियन के नाम से ये जाना जाता है। प्रमुख शासक मोगामाउस, नहपान और रुद्र दामन प्रथम था। पार्थियन देखिएगा
इसका अगर बात किया जाए तो अन्य नाम पहलव के नाम से ये जाना जाता है। और वास्तविक संस्थापक थ्रीटेटस प्रथम था, तो ये याद रखिएगा। कुषाण वंश संस्थापक कुजुल कटफिसस, वास्तविक संस्थापक बीन कटफिसक। प्रमुख शासक में कुषाण कनिक्स मिलता है, हुनुक मिलता है और वासुदेव मिलते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। मौर्य कालीन प्रमुख साहित्य का अगर बात किया जाए तो कामसूत्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो वात्स्यायन के द्वारा, महाभास पतंजलि के द्वारा, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, बुद्ध चरित अश्वघोष, गाथा सप्तशती ये हाल के द्वारा लिखा गया है। मिलिंद पन्हु हो जाएगा नागसेन, सौदरानंद ये अश्वघोष हो जाएगा, तो ये सभी याद रखेगा। और चारुदत्त ये भास के द्वारा लिखा गया है, तो ये आप याद रखिएगा, ये भी यही क्वेश्चन है। आगे देखेंगे लोग गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो देखिएगा कि श्रीगुप्त था, तो ये याद रखेगा। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त ये प्रमुख शासक है लोग। महत्वपूर्ण तथ्य का अगर बात किया जाए तो संभवतः कुषाणों के सामंत ये था लोग, और 4वीं शताब्दी ईसा के प्रारंभ में ये उदय होता है। संस्थापक श्रीगुप्त रहता है। इसका उपाधि का अगर बात किया जाए तो महाराज या इसका पुत्र रहता है घटोत्कच, तो ये याद रखेगा, इसका उपाधि महाराज दिया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अगर देखिएगा तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया है, तो ये याद रखेगा। घटोत्कच का उत्तराधिकारी पत्नी इसके कुमार देवी थी, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। उपाधि महाधीराज का ये धारण करता है। एक नए संवत गुप्त संवत की स्थापना करता है, जो कि राज्याभिषेक की तिथि से मिलता है 319 ईस्वी में। समुद्रगुप्त के बारे में देखिए, एक महान सेनापति, कुशल योद्धा, कवि, संगीतकार, विद्या का संरक्षक। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी, भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश का सर्वाधिक विस्तार इसी ने किया था, तो ये याद रखेगा। दरबारी कवि हरिसेन थे। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में अश्वमेघ ये कराया था। सिक्कों पर स्वयं का बीना बजाते हुए प्रदर्शनी। प्रमुख उपाधियाँ देखिए कि कविराज, परम भागवत, पराक्रमक, बौद्ध आचार्य, वसु बंधु तथा असंख्य के संरक्षण के प्रदाता था। स्कंदगुप्त के बारे में थोड़ा सा देखिए। पिता कुमारगुप्त प्रथम हुन आक्रमण के समय ये शासक था। और नंदी बैल या वृषभ शाला के सिक्कों पर प्रचलन मिलता है, तो ये याद रखेगा। चीन के सम्राट सोंग के दरबार में एक राजदूत भेजा था। संबंधित प्रमुख अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख इससे संबंधित है। और भीतरी अभिलेख, जूनागढ़ तो गुजरात में है, भीतरी आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। प्रमुख उपाधियाँ विक्रमादित्य, परम भागवत और सक्रोपन ये इसका उपाधि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। प्रमुख उपाधियाँ विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत, साकिर शकों के विजय के कारण इसका नाम पड़ा था। पुत्र कुमारगुप्त का पुत्र था। पुत्री प्रभावती गुप्त थी। फाहियान जो चीनी जाति था इसके शासनकाल में आया था। पत्नी राजकुमारी कुबेरनाग प्रभावती गुप्त की माता थी। और दरबार में 9 रत्नों के एक मंडली यानी 9 रत्न इसके दरबार में रहता था लोग। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में देखिएगा कालिदास, अमरसिंह, वराह मिहिर, धनवंतरी, छनपक, शंकु, घटकपर, बरूची, बैला, भट्ट, तो ये सब याद रखेगा। कुमारगुप्त पिता चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। प्रथम उपाधि महादित्य और श्री महेंद्र ये इसका उपाधि था। प्रथम गुप्त शासक जिसके अभिलेख बंगाल से प्राप्त हुए हैं। मध्य भारत में चांदी के सिक्के प्रचलन में थे, तो ये याद रखेगा। गुप्त काल में पूर्णतः स्थापित षड दर्शन, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो देखिए कि सांख्य दर्शन ये कपिल के द्वारा लिखा गया है। योग दर्शन पतंजलि इसके गुरु, और मीमांसा दर्शन जैमिनी। न्याय दर्शन अक्षपाद गौतमी, तो ये याद रखेगा गौतमी के द्वारा न्याय दर्शन। वैशेषिक दर्शन कनाद या उलुक, और उत्तर मीमांसा या वेदांत बदरायन के द्वारा। इसे पूर्व मीमांसा के नाम से जाना जाता है जैमिनी को, तो ये भी आप याद रखेगा।
गुप्त काल की प्रमुख अगर रचनाएं की बात की जाए जहाँ से क्वेश्चन आएगा तो अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास का किताब है। देवी चंद्र गुप्तन ये विशाख दत्त। बृहत संहिता वारामहिर। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। पंचतंत्र जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अनुवाद किया जाने वाला बुक है, विष्णु शर्मा। योगाचर ये असंग हो जाएगा। नीति शास्त्र का बंधन, तो ये सभी आपको याद रखना है। अब देखिएगा कि यहाँ पे आपका प्राचीन काल समाप्त होता है, इसके बाद मध्यकाल स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे इसे समाप्त कर दिया जाए, इसके बाद मध्यकाल पढ़ा जाएगा।